बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हमारा जो हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम के अंदर आपकी जो जिल्द की बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, ये क्यों बढ़ जाती हैं। आपकी स्किन जो है वो उसको मॉइस्चराइजिंग लोशंस या क्रीम इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पीआरपी, क्या पीआरपी सिर्फ बालों के लिए की जाती है या स्किन के बाकी प्रोसीजर्स के अंदर भी पीआरपी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह आपके जो एक्नी बनते हैं, जो कील महासे बनते हैं, दाग धब्बे स्याहियाँ पड़ती हैं, पिगमेंटेशन होती है, आपका चेहरा जो है वो जवानी में बूढ़ा लगता है, फिर इसके साथ आपकी स्किन जो है वो क्यों रफ़ हो जाती है, आपको फंगल इन्फेक्शन या इस तरह की जो और स्किन डिजीज़ होती हैं, उसके साथ जो आपकी बॉडी के ऊपर आने वाले सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं, उनको एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो किस तरह बेहतर कर सकता है। डर्माटोलॉजी और एस्थेटिक इन दोनों के प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या बोटॉक्स, फिलर्स और इस तरह के जो आज के जदीद दौर के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं, हाइड्रा फेशियल या फेशियल्स हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और ये इसका दौरानिया क्या होता है, यानी अगर आपने एक दफ़ा किया तो दोबारा आपको कब करना पड़ सकता है। इन सारे मौज़ूआत पर आज के हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने हमारे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया होता है और हम कोशिश करते हैं कि आपकी उन राय का एहतराम करते हुए हम अपने एक मोस्ट पॉपुलर गेस्ट को बुलाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मैंने आज इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अंबर बशीर भट्टी, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक फिजिशियन एंड एस्थेटिक फिजिशियन है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें रिस्पॉन्ड किया और आज आप हमारे नाजरीन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब भी कोई गेस्ट मेरे इस प्रोग्राम में आता है तो मेरी कोशिश होती है कि हम उनसे ये जानने की कोशिश करें कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आप कितनी मेहनत और कितनी हडल्स के बाद आप यहाँ पे मौजूद हैं। जी डेफिनेटली, मेरा जो ये पूरा सफ़र है एजुकेशनल करियर का और जो मेडिकल करियर का, उसको ऑलमोस्ट आई थिंक 15 इयर्स हो चुके हैं। और मैंने स्टार्ट लिया फौजी फाउंडेशन कॉलेज और फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल इस्लामाबाद पिंडी से, और आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2015। उसके बाद वहीं से मैंने 1 साल की हाउस जॉब की और उसके बाद मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन इन कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर शौकत अली बंगश। ही इज़ अ वेल नोन पर्सन इन द ट्विन सिटीज़। उसके बाद फिर आई हैड टू कम टू लाहौर और यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की घुरकी हॉस्पिटल से। प्रोफेसर डॉक्टर हारून नबी मेरे मेंटोर हैं और जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्लीट करके फिर इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स मैं डिफरेंट प्लास्टिक सर्जन्स के साथ, डिफरेंट सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ट्रेनिंग्स करती रही हूँ इन डिफरेंट इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स, जिसमें आपकी पीआरपीज़ आ जाती हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड लिफ्ट है, लाइपोसक्शन है, हेयर ट्रांसप्लांट है। तो अब तक इस चीज़ को तकरीबन 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और तकरीबन 5 to 6 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपने डर्माटोलॉजी, एस्थेटिक और स्किन ही क्यों चूज़ की? अच्छा, इसके पीछे बहुत से मेरे पर्सनल रीजंस भी हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ टीनेजर और मिड टीन्स में, लेट टीन्स में और अर्ली 20s में मेरे बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू था। और मुझे लगता है कि एक्नी एक ऐसा मसला है जिसके साथ आपका कोई मोर्टेलिटी रेट तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस इसके साथ शैटर होता है, उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो शायद वो एक मोटिवेशन थी मेरी कि मुझे था कि डर्मेटोलॉजी एक अच्छी फील्ड है और इसको ज़रूर परसू करना चाहिए। तो वहाँ से फिर मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, नौजवान लड़कियों में एक्नी ज़्यादा होने की वजूहात क्या होती हैं? ठीक है, देखिए एक्नी एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपको
मल्टीपल कॉजेज़ इसकी हैं या रिस्क फैक्टर्स हम जो कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ड्यूरिंग द टीन एज या ड्यूरिंग योर 20s जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, आपके मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, वो एक ट्रिगरिंग कॉज हो सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो डाइट है वो अगर अभी के आप बच्चों में देखें, यंगस्टर्स में देखें, तो हमारी डाइट में शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हम जंक बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ शुगर के साथ भी एक्नी के फ्लेयर्स बहुत कॉमन है। तीसरी चीज़ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा तो कॉर्टिसोल आपके मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन्स को बढ़ा देते हैं, एंड्रोजन्स अगेन फिर आपका एक्नी को ट्रिगर करेगा। उसके अलावा बहुत सी लोकलाइज कॉजेज़ हैं, जैसे अगर आप कोई सब स्टैंडर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या आप फिर फंगल एक्नी एक चीज़ होती है जो कि जिसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो फंगस है। वो लोग जिनको सेबरिक डर्मेटाइटिस है, स्कैल्प में डेंड्रफ रहती है या फेस पे स्कैल्प पे ऑयल बहुत आता है, तो उनमें फिर एक्नी भी फ्लेयर हो सकती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। स्लीप और स्किन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन? बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह कहते हैं कि हम ब्राइड्स को अपनी ब्यूटी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो स्लीप में यह है कि जो अल्लाह ताला ने आपको एक बायोलॉजिकल रिदम बनाया है सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, उसी तरह जब आप टाइम पे सोते हैं 10-11 बजे तो आपका जो एक बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम है वो एक्टिव रहता है। आपका कॉर्टिसोल एम्पल अमाउंट में रिलीज़ होता है। अगर तो आप रातों को जाग रहे हैं, लेट सो रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं लेट आवर्स में, तो आपकी जो कॉर्टिसोल की जो रिलीज़ है वो उतनी एडिक्वेट नहीं होगी। आप उठेंगे और एक तो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, योर बॉडी विल बी ऑल द मोर फटीग्ड ऑल द टाइम, और ये कि फिर आपके जो नॉर्मल वियर एंड टेयर का फिनोमेना होता है, आपके इवन ऑर्गन्स को भी जो इन्वॉल्व करता है, आपकी जो स्किन को रिपेयर करता है, वो सारी चीज़ें भी मुतासिर होती हैं। तो ये उसके पीछे लॉजिक है बेसिक। ठीक है डॉक्टर साहब, डाइट और पानी और एक्नी इनका आपस में क्या लिंक है? देखें, डाइट में जैसे मैंने भी पहले आपको बताया कि जंक फूड की कंजम्पशन, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर आपका ग्लूकोज बनाएंगी, और जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्निस, वो चूँकि शुगर्स पर फीड करता है, तो फिर इस केस में आपको आपका जो एक्नी है, आपको फेस पर भी एक्नी आ सकती है, आपको बॉडी पर एक्नी आ सकती है, तो ये उसके पीछे रेलेवेंस होती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। सर्दी के मौसम में अपनी जिल्द को खूबसूरत तरोताज़ा कैसे रखें? अच्छा, ऐसे होता है कि हार्श वेदर कंडीशंस जब भी होंगी, जब भी टेम्परेचर लोअर साइड पर आता है, तो आपकी स्किन को वो डिहाइड्रेट करेगा। आप जब पानी पीते हैं वो आपकी स्किन को रीहाइड्रेट करता है, लेकिन अगर आप हार्श वेदर कंडीशन में हैं या आप बहुत ज़्यादा रिपीटेडली अपना चेहरा वॉश करते हैं तो वो स्किन से नेचुरल ऑयल्स को निकाल लेगा, तो डिहाइड्रेट करेगा। सिमिलर इज़ द केस विद विंटर सीजन, कि अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो एक तो सबसे पहले आपने एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। उसमें यह है कि आप जब भी शावर लेते हैं या अपना चेहरा धोते हैं तो डैम्प स्किन पर आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। आपका जो मॉइस्चराइज़र है उसमें सेरेमाइड्स होने चाहिए, उसमें सूदिंग एजेंट्स होने चाहिए, तो वो ये है कि आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करेगा। आपकी स्किन जो कि फटना शुरू हो जाती है, जिस पे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं विंटर्स की वजह से, तो वो जब बैरियर रिपेयर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुद ही कम हो जाएंगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। सर्दी के मौसम में हमने देखा है कि नौजवानों में, बूढ़ों में या टीनेजर्स में उनकी जो एड़ियां हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, तो फिर लोग पेट्रोलियम जेली और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वही वाली सारी बात है कि हार्श वेदर कंडीशंस जो हैं वो स्किन को डिहाइड्रेट करेंगी। जहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगी स्किन बैरियर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर इस तरह के कट्स पड़ेंगे, आपको जो है फिशर्स बनना शुरू हो जाएंगे एड़ियों पे ख़ास तौर पे। इससे बचने के लिए सबसे जो बेहतर चीज़ मेरे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है वो ये है कि आप हर सीज़न में वैसलीन पेट्रोलियम जेली या कोई भी थिक एमोलिएंट जो आपकी स्किन को सूट करता है वो इन एरियाज़ पे ज़रूर लगाएं, और वो जब आप लगा कर ऑक्लूड कर देंगे विद अदर थिन सॉक्स, या आप अक्सर औकात मैं पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप क्लिंग फिल्म के साथ भी अपने उन एरियाज़ को, अगर किसी को हाथों पर, पाँव पर एक्जिमा है तो वो एमोलियंट्स लगाकर उनको क्लिंग फिल्म के साथ रैप कर दें और ओवरनाइट उसको छोड़ दें। वो मॉइस्चर रीएब्जॉर्प्शन की वजह से आपका स्किन बैरियर ठीक रहेगा और आपको जो कट्स पड़ रहे हैं या फिशर्स बन रहे हैं वो चीज़ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो विंटर्स में भी ऐसा ही है कि अगर आप वैसलीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऊपर सॉक ज़रूर पहनें, ठीक है, कवर्ड रखें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। जूस या फ्रूट, बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके नज़दीक क्या बेहतर है?
मेरे ख्याल है लोगों को अब इस बारे में ऑलरेडी काफ़ी अवेयरनेस है। जब भी आप फ्रूट खाते हैं और जब भी आप जूस पीते हैं, आप 1 कप एप्पल जूस पी रहे हैं, ये 1 सेब से नहीं बन सकता, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 3 to 4 एप्पल्स रिक्वायर्ड है। और होगा क्या कि सारा फाइबर उसमें से निकल जाएगा और पीछे आपका जो लिक्विड बढ़ जाएगा, लिक्विड जो बनेगा दैट वुड बी वेरी रिच इन शुगर कंटेंट और फ्रुक्टोज सारी चली जाए, ठीक है। तो वो जब आप इतना शुगर इनटेक कर रहे हैं तो फिर इन द लॉन्ग रन आपको डायबिटीज़ भी होगा, आपको और भी बड़े मसले होंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। तो डेफिनेटली आप उसकी जगह अगर 2 सेब भी खा लें तो वो उससे सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू जो आप 4 सेब का जूस पी रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है। यानी वो आप समझ रहे फ्रूट खाना ज़्यादा बेहतर, फ्रूट खाना ही ज़रूरी है, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजी, एक आम आदमी दोनों में फ़र्क समझे तो कैसे समझे? देखिए, जो डर्मेटोलॉजी है इट्स अ डिजीज़ रिलेटेड फील्ड। जिस तरह गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, जिस तरह मेडिसिन है, ये तमाम फील्ड्स में लोग आपके पास बीमारियों के साथ आएंगे, ठीक है। ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी में हम उन बीमारियों को डील करते हैं जिनका ताल्लुक आपकी जिल्द से है, जिनका ताल्लुक आपके बालों से है या आपके नाखूनों से है, ठीक है। अगर हम एस्थेटिक्स की तरफ आ जाएं तो एस्थेटिक एक ऐसी चीज़ है जो आम तौर पे उन लोगों का इसकी तरफ रुझान होता है जो अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। जो अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं, जो एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत हर तरह से है, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों पर जो इन द लॉन्गर रन उनको मज़ीद हसीन बना सकें। ठीक तो हो वो गया। फिर हम एस्थेटिक्स में वो सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि नौजवान लड़कियां लड़के जो यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं या हॉस्टलाइज होते हैं, उनको आजकल स्केबीज या एक्जिमा इस तरह की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आप इन चीज़ों से बचाव कैसे मुमकिन बनाते हैं? ठीक है। अच्छा, स्केबीज़ जो है आपको पता है मुतअद्दी ख़ारिश इसको हम कहते हैं, ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है और ये क्लोज़ विसिनिटी में अगर आप लोगों के साथ रहते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर आप रहते हैं लोगों के साथ, तो उस तरह के लोगों में ये जल्दी हो जाती है। आमतौर पे अगर तो यंग पेशेंट्स हैं तो उनमें हिस्ट्री होगी कि वो या तो एक रूम में ज़्यादा लोग रहते हैं या हॉस्टल्स में जो रहने वाले स्टूडेंट्स या बच्चे हैं उनमें स्केबीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है। उसमें यह है कि एक तो आपने अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी, अपने टावल्स शेयर नहीं करने, कपड़े शेयर नहीं करने हर किसी के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी को भी एक को ख़ारिश या इचिंग इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं तो फ़ौरन उसका इलाज कराएं। और स्केबीज़ जितना आप इलाज डिले करते हैं उतना उसको ट्रीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, दो कि वो बड़ा क्यूरेबल सी डिज़ीज़ है, लेकिन ये कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको आपने एज़ एडवाइस ही करना है, वरना फिर ये कि ये क्रॉनिक हो जाता है। और जहाँ तक एक्जिमा की बात है तो एक्जिमा जहाँ पर भी ड्राई स्किन होगी वहाँ पर एक्जिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो उससे भी स्किन में ड्राइनेस ज़्यादा होगी, उससे भी एक्जिमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये है कि हर सीज़न में, ख़ासतौर पे विंटर्स में, हमेशा एमोलिएंट्स का इस्तेमाल करें, स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हम सर्दियों में चूँकि प्यास नहीं लगती तो पानी अवॉइड करते हैं, लेकिन उससे स्किन फिर डिहाइड्रेट हो जाती है। तो रिहाइड्रेशन ऑफ स्किन इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ड्राई हो जाए तो मॉइस्चराइज करना पड़ता हाँ। है, लेकिन अगर मॉइस्चराइज ज़्यादा हो तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, उसमें आपने स्किन को हम चूँकि 3 या 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, फिर सेंसिटिव स्किन है। जो ऑयली स्किन होती है उसमें हमने एक्सेसिव मॉइस्चराइजेशन नहीं देनी होती। ठीक है। उसमें हम ऐसे मॉइस्चराइजर्स देते हैं जो या तो जेल बेस्ड हों या जिनमें सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड हो या जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स हों। फिर जो हमारी ड्राई स्किन है उसमें हमने वो मॉइस्चराइजर्स देने हैं जो कि एक्सेसिवली रिहाइड्रेट करें स्किन को, जिसमें सेरामाइड्स हों, जिसमें बहुत से और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि होना ज़रूरी हैं। उस तरह जो सेंसिटिव स्किन है या जो नॉर्मल स्किन है उनके मॉइस्चराइजर्स डिफरेंट हैं। तो उसके लिए हमेशा बेहतर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर रिकमेंडेशन लें और फिर मॉइस्चराइजर्स का इंतखाब करें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, सर्दियों में अक्सर लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके पूछते हैं कि हमें अपने बालों की सफाई के लिए शैम्पू का यूज़ करना चाहिए, सोप का करना चाहिए या सादा पानी से शावर लेना चाहिए? ठीक है। अच्छा देखें, एक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कि हम जब शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या हम स्कैल्प में केमिकल्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों को पतला कर देगा, बालों का हेयर फॉल कराएगा। वो चीज़ पार्शियली करेक्ट है,
लेकिन अगर आप ना कुछ नहीं भी यूज़ करेंगे तो वो चीज़ भी आपकी रूट्स को वीक करेगी। ठीक है, आप डेली बेसिस पर बाहर जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन है, डस्ट है, बहुत से प्रोडक्ट्स हम रूटीन में सर पे स्कैल्प में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि जेल्स हैं, ऑयल्स हैं या कोई भी लीव इन कंडीशनर्स हैं, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके स्कैल्प में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो वो जब एक डेब्री बना देंगे तो आपका स्कैल्प जो है वो उसमें सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, आपके स्कैल्प को भी तो ब्रीथ करने के लिए जगह चाहिए, तो अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो आपके रूट्स को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो उस केस में भी बाल वीक होगा, बाल टूटेगा और बाल गिर जाएगा। जबकि जहाँ तक सोप और शैम्पूज़ की बात है, सोप्स तो मैं रेकमेंड नहीं करती क्योंकि सर्फेक्टेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। सोप का पर्पज़ है कपड़े को वॉश ऑफ करना, कपड़े से जो डेब्री है उसको निकालना, या आपकी जो भी हैंड वॉशिंग है या आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, अगर आप वो इतना हार्श सर्फेक्टेंट अपने स्कैल्प में यूज़ करेंगे तो ये कि वो जो नेचुरल ऑयल्स हैं आपके स्कैल्प में, आपकी स्किन पे, वो स्ट्रिप ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी बालों को फ्रिजी कर देता है। तो हमेशा माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। आप ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करें जो कि आपको आपके स्कैल्प को इफेक्टिवली एक्सफोलिएट करे, जो बिल्टअप है उस आपके स्कैल्प पे, उसको वो रिमूव करे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान या इसके अलावा हमारी जो फीमेल्स होती हैं जब उनकी शादी होती है उसके बाद हमने देखा कि उनको पिगमेंटेशन, स्याहियाँ और बटरफ्लाई टाइप बन जाती है उनकी नोज़ के। इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कैसे है? ठीक है, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर फीमेल्स दे गेट मैरिड, होता ये है कि मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तान में जो इंडो पाक में फीमेल्स हैं, दे आर आयरन डेफिशिएंट। ठीक है, या तो डाइटरी डेफिशिएंसी है या वैसे ही कंजम्पशन बहुत कम है, तो आयरन डेफिशिएंट होती हैं। जब भी आयरन डेफिशिएंसी होगी, आपके जो स्किन में मेलानोसाइट्स हैं, जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं, वो ट्रिगर अप हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये, तो वो भी मिलाजमा कॉज करते हैं। दूसरी चीज़ ये, आफ्टर मैरिज जो फीमेल्स हैं वो OCPs या हार्मोनल पिल्स लेती हैं, उसके साथ भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ऐसी होती हैं कि वो आपके पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को एक्टिव कर देती हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो स्ट्रेस है वो भी एक ट्रिगर है आपके पिगमेंट को मज़ीद बढ़ाने में। और चौथी चीज़ जो कि हमारे कल्चर में बहुत पॉपुलर है वो है स्टीरॉयडल वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल, जो मिक्स क्रीम में बनती है। एब्सोल्युटली, उसमें हमने वो स्टेरॉइड्स ऐड किए होते हैं जो कि हम सोराइसिस वाले पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, स्किन को रिमूव करने के लिए, जो कि हम इस तरह की डिजीज़ में लोगों को देते हैं जिनके जिस्म पर, जिनकी स्किन पर मोटे मोटे पैचेस होते हैं, जिनको उतारने के लिए हम स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप खुद इमेजिन करें, वही स्टेरॉइड अगर आप अपने फेस की स्किन पर लगा रहे हैं, जो कि ऑल द टाइम लाइट्स के साथ एक्सपोज्ड है, सन के साथ एक्सपोज्ड है, हमारे देसी हाउस होल्ड में चूल्हे की जो हीट है उसके साथ एक्सपोज्ड है, तो वो इन द लॉन्ग रन क्या करेगा, आपकी स्किन को पील ऑफ करना शुरू करेगा। अब जो नई स्किन आएगी वो शायद वक्ती तौर पे हमें थोड़ी सी गोरी लगे, हमें वक्ती तौर पे थोड़ी सी लेस पिगमेंटेड लगे, लेकिन वो जब स्किन बारीक हो गई है तो हमने स्किन बैरियर ख़राब कर दिया है, और जब हम उस बैरियर डिस्ट्रप्टेड स्किन के साथ धूप में जाएंगे तो स्किन पहले से ज़्यादा काली होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉजेज़ हैं कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे छाइयाँ, मिलाजमा या प्रेगनेंसी में इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर अंबर बशीर भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगी और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आज की हमारी जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अंबर बशीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और हम बात कर रहे हैं सर्दियों में अपनी जो स्किन है, आपकी जो जिल्द है, इसको खूबसूरत और तवाना कैसे रख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके बालों के मसाइल, हेयर रिमूवल के मसाइल, दाग धब्बे स्याहियों के मसाइल, आपका चेहरा जो उम्र से पहले ही ज़्यादा बूढ़ा नज़र आता है, इसको जवान कैसे किया जा सकता है, इन सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात अभी पिगमेंटेशन पे कर रहे थे, स्याहियों पे कर रहे थे, अब लोगों को ना डार्क सर्कल बहुत है, लोग सोते नहीं हैं और इर्द गिर्द उनकी आंखों के दायरे बनना शुरू हो जाते हैं, तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है? अच्छा, डार्क सर्कल्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब रीज़न जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो ये क्यों हो रहे हैं। अगर तो हम ये हिस्ट्री सुने कि हमें बहुत बचपन से डार्क सर्कल हैं या बहुत यंग एज से डार्क सर्कल हैं, तो उसके पीछे एक जो रीज़न है वो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। यानी जिन बच्चों की स्किन बचपन से ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनमें एक्सेसिव रबिंग ऑफ आइज़ की वजह से जो है डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। फिर डेफिनेटली अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आप थोड़ा सो रहे हैं,
तो चूँकि आपकी सर्कुलेशन जो है वो इस एरिया में वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डार्क सर्कल्स होंगे। वो लोग जिनकी आइज़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, बोनी स्ट्रक्चर, कि वो हॉलोनेस दिखा रहे हैं, तो वो भी डार्क सर्कल्स की ही एक टाइप होती है। तो मल्टीपल वजूहात हैं, और इनसे बचा कैसे जा सके? सबसे पहले तो ये कि आपकी जो डाइट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आपने कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी, कोई ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करनी जो कि आपके आँख के नीचे वाली जो स्किन है इसको मज़ीद बारीक करे। जैसे लोग स्टीरॉइड्स लगा लेते हैं, उससे स्किन बारीक हो जाती है और उससे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और ये कि स्लीप आपकी ठीक रहनी चाहिए, आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी डाइट में होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये सब चीज़ों के बाद भी आपके डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे, तो फिर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं, जिसमें हम टॉपिकल लाइटनिंग क्रीम्स दे सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें PDRN का एक ऑप्शन है, फिर हमारे पास फिलर्स हैं इसमें। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि हम कस्टमाइज़ करके पेशेंट को बताते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे आपने फिलर्स की बात की, अगर कोई बंदा एक दफ़ा फिलर करवाता है, हाँ, तो उसका दौरानिया कितना होता है और कितनी देर बाद दोबारा रिपीट करवाना? बिल्कुल। अच्छा, फिलर जो है ये हाइलुरोनिक एसिड जेल के साथ इसकी कॉम्पोजिशन है, और ये जेल लाइक मटेरियल होता है। अच्छा, ये कितना अर्सा लास्ट करेगा वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ फिलर पे, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्किन की हेल्थ पर। अगर कोई यंग पेशेंट हैं जिनकी ऑलरेडी स्किन बहुत हेल्दी है, जिनका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी है, तो उसमें यह कि फ़िलर हमारा बहुत लंबा अर्सा चल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अंडर आई फिलर कर रही हूँ और बहुत एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का फिलर कर रही हूँ, तो वो साल से 1.5 साल भी निकाल लेता है। ठीक है। और अगर बहुत ओल्ड एज पेशेंट है, स्किन बहुत थिन है, लूज़ है, लैक्स है, बहुत पिगमेंटेड है, तो उसमें हो सकता है कि हमें वही वाला फिलर शायद 6 महीने भी ना चले। तो इसमें जो फिलर है उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। इसमें चाइनीज़ क्वालिटी के बहुत फिलर्स आ रहे हैं, कोरियन क्वालिटीज़ हैं, फिर हमारे पास यूरोपियन क्वालिटी हैं, फिर अमेरिकन फिलर्स हैं, वो 2-2, 3-3 साल भी निकल जाता है उससे। तो ये डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ हैं फिलर में। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बंदे की बॉडी की डेंटिंग पेंटिंग जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन के थ्रू होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही बोटॉक्स के बारे में अगर कोई जानना चाहे कि ये क्या चीज़ है और ये कौन करवा सकता है? ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि शायद मर्द नहीं करवा सकते। अच्छा। क्या मर्द और औरत दोनों करवा सकते? देखिए, हसीन नज़र आना, खूबसूरत नज़र आना, जवान नज़र आना, आई थिंक ये सबका राइट है, और ये जेंडर वाइज्ड ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बोटॉक्स की जहाँ तक बात है, बोटॉक्स एक ऐसा केमिकल, इसको मैं कहूँगी, जो कि हम बैक्टीरिया से लेते हैं। ठीक। और उसकी बहुत छोटी सी मिकदार इसकी एक वाइल में मौजूद होती है, और अगर आप इसकी वाइल देखें बोटॉक्स की, तो आपको लगता है उसमें एयर है, वो बिल्कुल खाली है, और हम इसको डाइल्यूट करके इंजेक्ट करते हैं। और इसका पर्पस होता है कि जो आपके मसल्स, फेस के मसल्स, ख़ास तौर पे आपके जो अपर हाफ के फेस के मसल्स हैं, वो एक्सेसिव एक्सप्रेशंस की वजह से वहाँ पर लाइंस आना शुरू हो जाती है। जैसे कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनमें फ्राउन लाइंस आएंगी, जो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं उनमें यहाँ पे क्रॉस फीट, ये वाली लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों के फॉरहेड पे बहुत लाइंस होती हैं। ठीक है। तो हमने ये मसल हाइपर एक्टिव हुए होते हैं साल की हाइपर एक्टिविटी की वजह से, तो बोटॉक्स इनको टेम्परेरी तौर पे एक सेफ और इफेक्टिव वे में पैरालाइज कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। ठीक है। तो हम मसल्स को लोकेट करके यहाँ पर बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं, और 3 to 8 मंथ्स तक आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आपका जो फॉरहेड है वो रिंकल फ्री हो जाता है, आपका फेस जो है वो कम से कम 5 से 10 साल पीछे रिवर्स में चला जाता है। तो बड़ी एक अच्छी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, मेल्स भी करवाते हैं, फीमेल्स भी करवाती हैं, बल्कि मेरे ओल्ड एज के जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फेवर में है कि वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम एकदम इतने यंग हो गए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हमने देखा है कि ब्रेस्ट के साइज़ बढ़ाने के लिए अब पेशेंट के अंदर ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि फीमेल चाहती हैं कि मेरी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाए, तो क्या एस्थेटिक इसमें क्या रोल प्ले करती है? अच्छा, इसमें एस्थेटिक्स में काफ़ी सारी इंटरवेंशंस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो इसकी तरफ करते हैं, लेकिन ये कि पहले हम सिर्फ इसमें सिलिकॉन इम्प्लांट्स कर रहे थे जो कि वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट को इन्हेंस करते हैं। उसके बाद फिर फैट ग्राफ्टिंग आ गई, यानी कि बॉडी के दूसरे एरियाज़ जहाँ पर आपको स्टबन फैट मौजूद है और आप वहाँ से फ़ैट कम करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से फ़ैट हार्वेस्ट करके आप ब्रेस्ट्स में उनको इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो तीसरी चीज़ जो नॉन इन्वेजिव में आ जाती है वो ब्रेस्ट फिलर्स भी हैं। उसके साथ वॉल्यूम लॉस, कोई वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक उससे इम्प्रूवमेंट तकरीबन 20 to 50% तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है।
और ये तो मेरा ख्याल वो जो फीमेल्स हैं जो मैरिड लाइफ में होती हैं, जिनके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो फिलर्स लें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आमतौर या कोई भी पे ले सकता है? देखिए लेने को तो कोई भी ले सकता है इसमें, लेकिन फिलर्स का मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ। फिलर्स के बारे की जो सेफ्टी है वो अभी भी थोड़ी सी उसके बारे में डॉक्टर्स की राय जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं, जो फैट ग्राफ्टिंग है, वो अभी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि रिलेटिवली सेफ़ हैं और ज़्यादा उनकी डिमांड है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, हम पहले सुनते होते थे कि ब्रेस्ट की जो है ना वो साइज़ बढ़ाने के लिए क्रीमें, ऑयल और इस तरह की चीज़ें, तो बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन, आप ये क्या समझती हैं कि इनका कोई रोल है इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई रोल है, और ना ही साइंस जो है वो आज तक इस चीज़ को प्रूव कोई कर क्रीम पाई किसी है। ब्रेस्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी उसका कोई रोल नहीं है। और आई थिंक ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स की, जिस तरह से वो अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं पीआरपी की तरफ। बिल्कुल। अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है कि पीआरपी सिर्फ हेयर के लिए की जाती है, बालों के लिए की जाती है, तो क्या पीआरपी आपके फेस के लिए भी की जाती है या बिल्कुल। स्किन के लिए भी? पीआरपी से हम आपके ब्लड से वो सेल्स हार्वेस्ट करते हैं जो कि आपके स्कैल्प में, आपके स्किन में, आपके बॉडी में किसी भी एरिया पर हम जाएं तो वो वहाँ जाके रिजुविनेशन का जो प्रोसेस है उसको वो रिस्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके हेयर में, आपके स्कैल्प में पीआरपी का जो फ्लूइड है वो इंजेक्ट कर रही हूँ, तो आपका जो हेयर फॉलिकल है वो स्ट्रेंथन अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपके हेयर फॉलिकल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी, उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं अगर 3 से 4 सेशन पेशेंट को दूंगी तो उसमें रीग्रोथ भी होगी, उसमें जो एग्जिस्टिंग बाल है वो थिकन अप भी होगा, उसमें हेयर फॉल भी आपका कंट्रोल होगा। सेम इज़ द केस विद योर फेस। अगर आप फेस पे पीआरपी करवाते हैं आइदर थ्रू माइक्रो नीडलिंग या आप इंजेक्ट करवाते हैं, तो आपके स्किन में जो कोलेजन के स्ट्रैंड्स हैं वो उनको जाके एक्टिव कर देगा। आपके स्किन में जो इलास्टिन प्रोटीन है वो उसको इन्हांस करेगा, और ये वो तमाम प्रोटीन्स हैं जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा यंग रखते हैं, आपके स्किन पे वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं, और आपके जो स्कार्स हैं उनको मिनिमाइज रखते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हेयर रिमूवल जो लेजर्स हैं, क्या ये परमानेंटली बालों को ख़त्म करते हैं या टेम्परेरी? बिल्कुल। अच्छा, हेयर रिमूवल लेज़र्स में डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स अब हैं हमारे पास आईपीएल है, हमारे पास डायोड लेज़र है, हमारे पास अलेक्जेंड्राइड है, एनडी-याग है। 100% ये बालों को ख़त्म करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में मैं कोई गारंटी दे नहीं सकती और कोई भी नहीं दे सकता। तकरीबन 20 to 30% ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% रिमूवल देखा है। ठीक है। ठीक है। और बहुत से जो बाकी आपके 60 to 70% पेशेंट हैं उसमें बाल आपका टर्मिनल हेयर से वेलस हेयर में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि आपका बाल इतना थिन हो गया है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा, बिल्कुल पीच फस की तरह से बाल हो गया। तो तकरीबन हम यही बताते हैं कि 70 to 80% हेयर रिडक्शन है। उसमें कोई लकी होगा 30% पेशेंट, तो उनमें 100% भी हो सकती है, लेकिन 70% तक की गारंटी होती है पेशेंट्स को। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब मर्द हजरात के अंदर उनकी जो शेव है, बाज़ मर्द होते हैं मेरे जैसे जिनको रोज़ शेव करनी पड़ती, तो क्या कोई ऐसा लेज़र भी है कि उनकी शेव से जान छूट जाए? अच्छा देखिए, मेल्स में जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो आपका टेस्टोस्टेरॉन डिपेंडेंट है, और मेल्स में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन वो हमेशा एक ऑप्टिमल लेवल पे रहेगा। ठीक है। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसके साथ हम हेयर ग्रोथ को 100% कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, बहुत रिपीटेडली आपको शेव करना पड़ता है कुछ एरियाज़ पे, जिस तरफ फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, यहाँ पे बाल फ़ौरन आ जाते हैं और आप बार बार शेव नहीं करना चाहते, तो जो सबसे इफ़ेक्टिव लेज़र है वो है अलेक्जेंड्राइड, जो कि अमेरिकन लेज़र है, जेंटलेज के नाम से हम पाकिस्तान में हमारे पास डिफरेंट क्लिनिक्स पे वो मौजूद है। मेल्स के लिए वो सबसे इफ़ेक्टिव है, और मेरा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर मेल्स वो जेंटलेज है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्किन डार्क है, स्किन पे पिगमेंटेशन है, तो उसमें फिर बर्न या पिगमेंटेशन को बढ़ने का जो है वो ख़तरा मौजूद रहता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि नौजवान लड़कियाँ और लड़के जिनको एक्नी हो जाता है और एक्नी के बाद एक्नी ठीक हो जाते हैं, फिर उनकी स्किन के ऊपर वो गड़े बन जाते हैं, बिल्कुल, क्या उनको बैलेंस किया जा सकता है? अच्छा, जो स्किन के ऊपर खड्डे या गड़े बन जाते हैं वो कोलेजन डिप्लीशन की वजह से होते हैं। आपकी स्किन की लेयर में नॉर्मल एक कोलेजन पड़ा हुआ है, और आप एक या तो हाथों से अपने एक्नी को पोक कर रहे हैं, या वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पर कोलेजन डिप्लीशन हो गई। खड्डों को कैसे ट्रीट करना है? खड्डे की 3 से 4 टाइप्स हैं, रोलिंग स्कार्स हैं, बॉक्स स्कार्स हैं, पिटेड स्कार्स हैं, तो उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट्स हैं। हम अक्सर सब्सिजन के थ्रू नीचे से जो एडहीजन्स बनी हुई हैं उनको हम थोड़ा सा लूजन अप कर देते हैं। हम पीआरपी माइक्रो
नीडलिंग के थ्रू वहाँ पर कोलेजन इंड्यूस करा सकते हैं, हम डिफरेंट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के थ्रू वहाँ पर कोलेजन इंड्यूस करा सकते हैं, हम उसके लिए डिफरेंट पील्स कर सकते हैं, हम एब्लेटिव लेजर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके हम पेशेंट्स को उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा रुझान है हेयर डाई का। मर्द हो औरतें हो, वो हर तरह के हेयर डाइज करना चाहते हैं, तो क्या इसके नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, हेयर डाई नहीं करना चाहिए या हेयर डाई के इतने नुकसानात हैं कि आप ना करें, ये तो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर है आप वाइट बाल किसी को भी पसंद नहीं है, ग्रे हेयर से हर कोई जान छुड़ाना चाहता है। तो आप जो भी डाई यूज़ करें, आपने सिर्फ ये देखना है कि उसमें पीपीडी ना हो, उसमें सिलिकॉन्स ना हो, उसमें कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ना हो जो आपके बालों को कलर तो दे रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा वो बालों के टेक्सचर को ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि ख़ास तौर पे बॉक्स डाइज है, उसमें पीपीडी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इन द लॉन्ग रन आपके बालों को एक मेटेलिक सा टेक्सचर दे देते हैं, बालों में फ्रिज बढ़ जाता है, हेयर शाफ्ट में ब्रेकेज आ जाता है, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। मेडिकेटेड डाइज अब मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जब हेयर की पीआरपी की जाती है, एक पीआरपी वो होती है आपका ब्लड लिया और जस्ट इंजेक्ट कर दिया, एक पीआरपी में कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती है, तो क्या इनमें कोई फ़र्क है? थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जो कन्वेंशनल पीआरपी आप बता रहे हैं वो एक पुरानी ट्रीटमेंट हो गई है, अभी हम उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं। हम अक्सर उसको मीज़ोथेरेपी के साथ करते हैं। मीज़ोथेरेपी में डिफरेंट हम सिंथेटिक ऐसे एजेंट्स डालते हैं जो कि आपके स्कैल्प की रिजुविनेशन जो है उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है। ठीक है। अब नॉर्मल पीआरपी अगर हम हेयर की कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ कैसी है, क्योंकि आपका ब्लड है। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं है, अगर आप आयरन डेफिशिएंट नहीं है, अगर B12 डेफिशिएंट नहीं है, तो फिर तो वो पीआरपी बहुत इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं तो जाहिर है कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। फिर हम उसमें एक्टिवेटर्स भी डाल देते हैं। एक्टिवेटर्स जो है वो प्लेटलेट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे और प्लेटलेट्स के ऊपर जो है आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो हम एक्टिवेटर्स भी डालते हैं अक्सर औकात। हम फिर कुछ डिफरेंट सिंथेटिक सीरम्स भी डालते हैं, उससे कि पीआरपी का जो रिज़ल्ट है वो 2 से 3 गुना बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आजकल ग्लास स्किन का बड़ा चर्चा है जी, ग्लास स्किन क्या है? क्या ग्लास स्किन हो सकती है? अच्छा देखिए, ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट आया है कोरियन से, चाइनीज़ से, ईस्ट एशियन से, ठीक है। तो अगर आप किसी को हमारे देसी कल्चर में किसी से कहें कि किसी को कहें कि मैं गारंटी देता हूँ या देती हूँ कि मैं आपकी स्किन को ग्लास स्किन कर दूंगी, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनकी एक जो रेस के साथ जीन्स में डिफरेंसेस आते हैं वो चीज़ तो है ही, साथ में उनकी डाइट बहुत डिफरेंट है। उनकी डाइट इज़ प्रोटीन रिच, और वो भी वो प्रोटीन जो कि अनकुक्ड है, उनकी कंजम्पशन वही है। आप अनकुक्ड प्रोटीन से जो कोलेजन ले रहे हैं वो आप कभी भी उतना कोलेजन कुक प्रोटीन से नहीं ले सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है। तो वो जाहिर है 50 साल का भी एक जापान में एक इंसान जो है वो एक 30 साल के हमारे पाकिस्तानी मेल से ज़्यादा यंग नज़र आएगा और उसकी स्किन भी बहुत बेहतर होगी। ऐसे ही। तो ग्लास स्किन या कोरियन स्किन एक मिथ ही मैं कह सकती हूँ उसको। आपने सिर्फ फोकस ये करना है कि आपने अपना सन ब्लॉक लाजमी तौर पर लगाना है, क्योंकि सन ब्लॉक के एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सन ब्लॉक आपके कोलेजन स्ट्रैंड्स को सेव करता है। आप विटामिन सी ज़रूर लगाएं अपनी स्किन पे, विटामिन सी भी जो है वो कोलेजन को बूस्ट देगा। आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें। आपकी डाइट जो है उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, और आपका जो पानी का इंटेक है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फिशल, हाइड्रा फिशल या टाइप्स ऑफ फिशल की अगर हम बात करें तो आपके नज़दीक टाइप ऑफ जो फिशल है वो कितना है और इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर जो मेडिकल ग्रेडेड फेशियल्स हैं उन्हीं की बात करूँगी। उसमें हम अगर हाइड्रा फेशियल की बात करें तो हाइड्रा फेशियल एक ऐसा मेडिकेटेड फेशियल है जिसमें हम एक स्पेशल यूनिट या एक मशीन जो है उसके डिफरेंट प्रोब्स को इस्तेमाल करके आपकी स्किन को रिजुविनेशन देते हैं। ठीक है। उसमें डिफरेंट प्रोब्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। उनका मकसद ये होता है कि वो आपकी स्किन में से जो भी डेड स्किन है, जो डेब्री है, जो क्लॉग्ड पोर्स हैं, उनको सक आउट करेगा, उनमें से जो गंक है उसको सक आउट करेगा, और साथ ही उसमें हम कुछ ऐसे सिरम्स आपकी स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं जो कि स्किन को रीहाइड्रेट करते हैं। आपकी स्किन में अगर एक्नी हो रही है उसको कंट्रोल करेंगे, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा बेहतर करते हैं, और साथ ही हम उसमें इस तरह के कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पोर्स को बंद करेंगे। जैसे कि हम उसमें बहुत ही कम डिग्री टेम्परेचर पर आपको कोल्ड हैमर के साथ कूलिंग करते हैं, जिससे थोड़ी सी स्किन की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और आपके पोर्स थोड़े से मिनिमाइज हो जाएंगे उसके साथ। ठीक हो गया।
तो डॉक्टर साहब एक दफ़ा अगर हाइड्रा फेशियल करवाया जाता है तो इसका कितने टाइम के बाद दोबारा रिपीट किया जा सकता है? ठीक है, हाइड्रा फेशियल देखिए अगर आप करा के जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें नज़र ठीक आएंगे। है। इंस्टेंट आपको बेहतरी महसूस होती है स्किन के टेक्सचर में, और 1 वीक में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसके साथ सनब्लॉक लाजमी लगाना है, मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर लगाना है। अगर ये 2 चीज़ें आप लगा रहे हैं तो फिर आपके रिजल्ट इसमें 1 माह से 6 हफ्ते तक भी बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक हो डॉक्टर साहब, इसी तरह पीआरपी जो होती है इसका भी टाइम और दौरानिया क्या होना चाहिए? अगर आपने एक दफ़ा पीआरपी करवाई तो कितने टाइम के बाद रिपीट होनी चाहिए? देखिए फेस और स्कैल्प दोनों की जो पीआरपी है उसके लिए रिकमेंडेशन है कम से कम 3 to 4 सेशंस। 3 to ठीक 4 है, सेशन। स्कैल्प के लिए हम 3 to 4 सेशंस रेकमेंड करते हैं। आप चाहे एवरी 4th वीक आप ले लें, और उसके बाद एवरी 6 मंथ आप मेंटेनेंस सेशंस ले लें, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ का साइकिल है वो 3 to 4 मंथ्स तक जाता है। तो आपको 3 यानी to एक पीआरपी की 3 to 4 मंथ के बाद दोबारा रिपीट करें। आपने एक पीआरपी कराई, 4 हफ्ते वेट किया, सेकंड सेशन कराया, ठीक 4 हफ्ते वेट किया, तीसरा सेशन कराया, 4 हफ्ते वेट किया, चौथा सेशन कराया। ठीक। आपका ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया, क्योंकि हेयर ग्रोथ को 3 हर से 4 साल में एक माह साइकिल। आप हर साल में एक साइकिल करवा सकते हैं। अगर एक्टिव हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग हो रही है या कोई इस तरह का इशू है तो आप साल में एक दफ़ा ये साइकिल अपना करा सकते हैं। जहाँ तक फेस की बात है तो अगर तो आपको एक्नी स्कारिंग है और खड्डे हैं उसके लिए करवाना चाह रहे हैं तो हम 4 to 6 सेशंस उसमें रेकमेंड करते हैं। वो भी हर मंथ एक सेशन आपका होता है। ठीक। लेकिन अगर आप स्किन की सिर्फ रिजुविनेशन के लिए, कोलेजन बूस्ट के लिए करा रहे हैं, आप एवरी 3 मंथ्स 1 सेशन करा लें। अगर 35 प्लस एज है तो एवरी 3 मंथ्स में अगर आप एक सेशन करा रहे हैं तो एम्पल अमाउंट ऑफ कोलेजन आप स्किन को दे रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब भी हम स्टूडियो में होते हैं हमारी टाइम लिमिटेशन होती है, क्योंकि आपके साथ बात करते हुए मैं घंटों इस प्रोग्राम को जारी रख सकता था, लेकिन चूँकि टाइम लिमिटेशन हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट बाकी है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अंबर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं हेल्थ के बारे में, मैं स्किन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे सकूं। विंटर्स आ गए हैं, सर्दियों का मौसम है, ड्राइनेस बढ़ रही है और सर में डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 3-4 बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने पल्ले से बांध लें तो मुझे लगता है कि आप इन 3-4 महीनों में बहुत सी स्किन की और हेयर की कंडीशन से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि 3 लीटर पानी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। आपकी डाइट ऐसी हो जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हों, जिसमें आयरन हो, जिसमें विटामिन डी हो, ख़ास तौर पे फ़िश है, फ़िश ऑयल्स हैं, एनिमल प्रोटीन है। ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ है सनब्लॉक। सनब्लॉक हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इंडोर काम कर रहा हो या चाहे वो आउटडोर हो। और सनब्लॉक लगाने का तरीका ये है कि आपने सुबह 9 से शाम 5 कम से कम 3 दफ़ा इसको रीअप्लाई करना है। चौथी चीज़ ये है कि मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल मत छोड़ें। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, विंटर्स में आपने सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने भरपूर कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उनकी प्रैक्टिस के अंदर है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर करें। हमारी कोशिश ये होती है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और अपने डॉक्टर्स को बुला के अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात या वो सवालात जो आपने सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में या आपने डिफरेंट कमेंट्स के ज़रिए या कन्वर्सेशन में हमसे पूछे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी उसको आसान अल्फाज में कन्वर्ट करें और आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई थ्योरी है, कोई सवाल जवाब हैं, कोई आप सजेशन देना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आइए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम आपके कमेंट्स को, आपकी राय का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। मुझे डॉक्टर अंबर बशीर भट्टी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।